हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निफ्टी निवेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निफ्टी निवेश में। तो आज हम बात करेंगे अपने ट्रेडिंग इनसाइट सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में, जिसमें कि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ और बेसिक्स डिटेल्स को इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा द लॉजिक बिहाइंड प्राइस मूवमेंट्स। आखिर क्या रीज़न है स्टॉक प्राइस के राइज और फॉल होने का? वाई प्राइस गो अप एंड डाउन? ऐसा क्या होता है कि एक ही न्यूज़ से मार्केट में शेयर के प्राइस में चेंज आ जाता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हम आज के एपिसोड में समझेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हम एपिसोड 1 और 2 का एक क्विक रिकैप समझेंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स नए आए हैं उनको भी थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। एपिसोड 1 में हमने चार्ट की सेटिंग देखी थी। चार्ट की सेटिंग के अंदर हमने कैंडल की सेटिंग्स कैसे करते हैं, वॉल्यूम्स बार को कैसे शो करते हैं, क्रॉस हेयर को कौन सा कलर देना चाहिए और कितना थिक रखना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा था। इंडिकेटर्स को कितने पे सेट करनी है, उस मूविंग एवरेजेस को कितने पे सेट करनी है, ये हमने देखा था। कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ कब करना है, इसके बारे में हमने देखा था, उसकी सेटिंग की थी। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल्स लाइंस और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, इसका हमने चार्ट के सेटिंग के अंदर देखा था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने देखा था। और फाइनली हमने टेम्पलेट्स को कैसे सेव करते हैं, ताकि हमारा कोई भी स्क्रिप्ट जब भी हम ओपन करें तो सेम फॉर्मेट में ओपन हो, ये हमने पूरे चार्ट के अंदर देखा था। उसके बाद एपिसोड 2 में हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंस को जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को देखा था और कुछ फंडामेंटल ऑफ कैंडल्स के डिटेल को स्टडी किया था। मैंने इन दोनों ही एपिसोड का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन्होंने भी हमारे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है, आज ही देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कुछ कैंडलस्टिक के बारे में, तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। अब इस चार्ट में हम देख रहे हैं कुछ कैंडलस्टिक बॉडी पार्ट ज़्यादा है तो कुछ का वीक पार्ट ज़्यादा है। कुछ कैंडल्स का काफ़ी स्मॉल फॉर्मेशन हुआ है। कुछ कैंडल्स में पॉजिटिव डिफरेंस की वजह से ग्रीन कैंडल बना है, तो कुछ कैंडल्स में निगेटिव डिफरेंस की वजह से रेड कैंडल बना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 500 रुपये में स्टार्ट होता है और 500 के ऊपर बंद होता है, तो पॉजिटिव डिफरेंस की वजह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अगर वही कैंडल 500 रुपये में स्टार्ट होता है और 500 के नीचे जाके क्लोज होता है, तो निगेटिव डिफरेंस की वजह से रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंस आया कहाँ से? तो ये डिफरेंस बायर और सेलर की वजह से आया है। अगर कॉन्टिन्यूसली बायर ज़्यादा है तो प्राइस कॉन्टिन्यूसली अप जाएगा, और अगर सेलर ज़्यादा है तो प्राइस कॉन्टिन्यूसली डाउन जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। अगर हम डे टू डे जनरल लाइफ के अकॉर्डिंगली समझे, अगर हम डे टू डे जनरल लाइफ के अकॉर्डिंगली समझे, तो कहीं पे केवल फील्ड होती है या फिर कोई ऐसी खाली जगह होती है और वहाँ कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ की ज़मीन की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, और अचानक से बायर्स आते हैं और एक बायर ने कुछ उसके रेट लगा दिए। अब वहाँ पे होता क्या है कि अगर बायर्स ने वहाँ का रेट कुछ लगा दिया, तो जो भी ज़मीनें बिकेगी उस रेट से हायर में ही बिकती है, बिकॉज़ ऑफ उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। अगर हम कोविड का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो कोविड के केस में क्या हुआ था कि अचानक से मास्क और सैनिटाइज़र का डिमांड बढ़ गया था मार्केट में। तो जितने भी जो लोग जानते भी नहीं थे इन सब चीज़ों को, वो भी जानने लगे, और कई सारी कंपनी तो ऐसे जो कभी मास्क और सैनिटाइज़र बनाती नहीं थी, वो भी बनाना स्टार्ट कर दी। तो मार्केट में क्या हुआ कि अचानक से डिमांड
जो है मास्क और सैनिटाइजर का बढ़ गया, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी या हॉस्पिटैलिटी के शेयर थे, वो सारे अप होने लगे। तो ये जितनी भी चीजें होती है, सारे की सारे डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होती है। अब हम चलते हैं कुछ कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन पे। अब हम इस कैंडल्स में देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाती है। व्हाई डज द स्टॉक प्राइस गो अप एंड डाउन। अब हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 4 कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 और 2 कैंडल में 1 नंबर कैंडल जो है कंपैरेटिवली छोटा है 2 नंबर ग्रीन कैंडल से। ऐसा केवल इसलिए हुआ है क्योंकि 1 नंबर कैंडल्स में बायर कम है 2 नंबर कैंडल्स के कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं, मैं पहले से ही एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ हूँ। अब 1 नंबर कैंडल्स में पॉजिटिव डिफरेंस कम है, इसलिए कैंडल का फॉर्मेशन छोटा हुआ है, और 2 नंबर कैंडल्स में पॉजिटिव डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए एक ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल्स बना हुआ है। अब ये सेम कंडीशंस कैंडल 3 और 4 में भी फॉलो हुआ है। कैंडल 3 और 4 में क्या हुआ है, यहाँ पर सेलर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैंडलस्टिक 3। कैंडलस्टिक 4 में क्या है कि सेलर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैंडलस्टिक 3, जिसकी वजह से एक रेड एक्सप्लोसिव कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब आप देख सकते हो कैंडल 1 में बाय हमने लिखा है बायर 50 के है और सेलर 25 के है। ये बस एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है। और कैंडल्स 2 में बायर 1 लाख है और सेलर जो है 24 के है। अब इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे बायर्स जो है सेलर्स की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और कैंडल 1 में बायर्स 50 के है और सेलर 25 के है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर जो है 2 गुना है सेलर से, जिसकी वजह से एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि इस 2 नंबर कैंडल्स को हम एक एक्सप्लोसिव कैंडल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और 1 नंबर कैंडल को हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस काफ़ी कम है। सेम एज इट इज हम रेड कैंडल के फॉर्मेशन में देखेंगे। तो रेड कैंडल के फॉर्मेशन में क्या है कि जो हमारा रेड एक्साइटिंग कैंडल है, यहाँ पे सेलर 50 के है और बायर 25 के है। तो यहाँ पे एक निगेटिव डिफरेंस जो है 25 के का है, मतलब कम है, जिसकी वजह से एक रेड एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और 4 नंबर कैंडल्स में हम देख रहे हैं कि बायर हमारा 25 के है और सेलर 1 लाख है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक निगेटिव डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये एक रेड एक्साइटिंग एक्सप्लोसिव कैंडल्स है। यहाँ पे ये पूरा खेल सप्लाई और डिमांड जोन का है। कैंडल 1 और 2 में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, और 3 और 4 के केस में सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा है। तो ऑलवेज याद रखें, जो भी कैंडल का इम्बैलेंस होता है, वो सभी के सभी डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होते हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्साइटिंग कैंडल। तो एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होता है, तो हमने सेम वही कैंडल्स को ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने 4 कैंडल्स जो देखे। अब यहाँ पर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स का हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो बॉडी पार्ट ऑलवेज जो है 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल्स होती है। तो कैंडल्स का रेंज जो होता है, ये आप देख सकते हो, इस विक से लेके हमारी ये टोटल विक की जो साइज होती है, ये पूरा इसका रेंज है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल की बॉडी पार्ट होती है, वो 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल्स होती है। सेम दूसरे कैंडल्स में हमने इसको एक्सप्लोसिव इसलिए बोला है क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये भी एक हमारा ग्रीन। अब इन सभी के साथ एक और कैंडल्स होता है जिसे हम बेस कैंडल बोलते हैं। अब चलते हैं हम बेस कैंडल पे। यहाँ पर हमने कुछ बेस कैंडल्स ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है रेंज ऑफ द कैंडल्स है।
सब में एक चीज़ कॉमन है, बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज़्यादा है। बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज़्यादा है। तो बेस कैंडल्स का डेफिनेशन ही ये बोलता है कि बॉडी पार्ट इज लेस देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। बेस कैंडल का फॉर्मेशन तभी होता है जब बायर और सेलर अप्रोक्स इक्वली हो। अब मैं एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा। इसमें हम देख सकते हैं बेस कैंडल का फॉर्मेशन तभी होता है जब बायर और सेलर अप्रोक्स सेम हो या इक्वली हो। ऐसा कह सकते हैं कि अगर 1 लाख बायर है तो 95 के जो है हमारा सेलर है। तभी तो दोनों के बीच में एक फाइटिंग होगी और बायर और सेलर अच्छी खासी फाइटिंग होगी और तब जाके बेस कैंडल का फॉर्मेशन उसी जगह पे होगा। न कैंडल ऊपर जा रही है, न अप जा रही है, न ही डाउन जा रही है। अब इन सभी बेस कैंडल्स की बात करें तो हो सकता है पहले वाले कैंडल में बायर 1 लाख हो और सेलर 95 के हो, तभी तो कैंडल एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। जितना कम बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस होगा, कैंडल का विक का लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और बॉडी उतना ही कम। प्राइस हाई और लो तो बनाएगा, लेकिन जब भी बाइंग और सेलिंग एकदम बैलेंस होता चला जाएगा, तभी जाके एक बेस कैंडल का फॉर्मेशन होगा। बायर और सेलर के फाइट की वजह से ही बेस कैंडल का फॉर्मेशन होता है और बेस कैंडल बनता है। अगर हम तीनों कैंडल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 कैंडल्स को समझा था। एक तो एक्साइटिंग कैंडल्स को समझा था और दूसरा रेड एक्साइटिंग कैंडल को समझा था और तीसरा हमने बेस कैंडल को समझा था। अगर हम तीनों के डेफिनेशन की बात करें तो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स ये बोलता है नंबर ऑफ बायर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। रेड एक्साइटिंग कैंडल्स हमें बोलता है कि नंबर ऑफ सेलर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बायर्स। और बेस कैंडल के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये बोलता है कि नंबर्स ऑफ बायर जो हैं इक्वली होंगे नंबर ऑफ सेलर के। अब ये हो सकता है कि थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। 1 लाख इधर बायर हैं तो 95 के जो है हमारे सेलर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट इक्वली ये होते हैं। अब मैं चार्ट पे कुछ कैंडल्स को हाईलाइट करके बताता हूँ, इससे और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो चलते हैं हम चार्ट Okay, पे। let's go. इस चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा है एक एक्साइटिंग कैंडल है और ये सारे बेस कैंडल्स हो गए और ये जो है हमारा एक एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल्स हो गया। इन सभी में एक चीज़ कॉमन आप देख रहे हैं कि बॉडी पार्ट ज़्यादा है। अब इसमें क्या है कि बॉडी पार्ट हमारा 50% से ज़्यादा है और विक पार्ट जो है 50% से कम है। सेम एज ए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स में है कि बॉडी पार्ट ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है और विक जो है इसके कम है। बेस कैंडल्स में हम जब जाते हैं तो बेस कैंडल्स में देखते हैं विक की साइज हमेशा जो है 50% से ज़्यादा है और बॉडी पार्ट काफ़ी ही कम है। इसे हम डोजी कैंडल्स भी कई बार बोलते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है और ना बायर विन विन सिचुएशन में होता है ना सेलर विन विन सिचुएशन में होता है। ये हमें डिसाइड करता है जब कोई दूसरा कैंडल फॉर्मेशन होता है। कभी कभी कुछ कैंडल्स को एज्यूम करना होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई मान लो कि कैंडल्स को देखते हैं। अब ये कैंडल्स है, अब इस कैंडल्स को हम देखते हैं। इस कैंडल्स में क्या है कि चार्ट पे एक्साइटिंग कैंडल्स की तरह दिख तो रहा है, लेकिन वो बेस कैंडल होता है। कभी कभी कुछ कैंडल्स को एज्यूम करना होता है, क्योंकि ऐसा कैंडल्स होता है जो आपको चार्ट पे एक्साइटिंग कैंडल्स की तरह दिखते तो हैं, लेकिन वो एक बेस कैंडल होते हैं। जैसे ये जो कैंडल्स है इसमें विक इतनी छोटी है, जैसे इस कैंडल्स में विक इतनी छोटी है कि हम किसी न किसी अगर कोई कंडीशंस लगाएं तो ये 50% बॉडी का तो ये फुलफिल कर जाएगा, लेकिन और ये इसे एक्साइटिंग कैंडल्स बता देगा। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल में क्या है कि वीक पार्ट इतना छोटा है और बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, लेकिन प्राइस में एक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस में अगर मूवमेंट मान लो कि 1 रुपये या 2 रुपये की ही हो रही है
और कुछ उसमें मूवमेंट है ही नहीं और हम उसे एक एक्साइटिंग कैंडल बोले तो ये वैरी ही नहीं करेगा। तो कभी-कभी हमें क्या है कि कुछ चीज़ें को अज़्यूम करना पड़ता है। अगर कुछ एल्गोरिथम भी लोग डाल देते हैं। एल्गोरिथम में क्या डाल दिए कि अगर बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, तो वो एक एक्साइटिंग कैंडल्स को मार्क कर देगा। तो ये इंडिकेटर तो शो कर देता है, लेकिन हमें उस चीज़ को अज़्यूम करना होता है कि वो एक एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, वो एक बेस कैंडल्स का ही फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें प्राइस का मोमेंटम काफ़ी कम हुआ है। एक पॉजिटिव डिफरेंस या नेगेटिव डिफरेंस हुआ ही नहीं है। ₹1 50 पैसे का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस बन रहा है, हम उसे एक एक्साइटिंग कैंडल मान के चलते हैं, तो ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ हमने एक बेस कैंडल बनाया है और उसके साथ में एक एक्साइटिंग कैंडल बनाया है। सेम एज इट इज रेड में भी हमने बनाया है, एक बेस कैंडल बनाया है और साथ में एक एक्साइटिंग कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे कंडीशन 1 ये कहता है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स जो है होगा इस बेस कैंडल्स वाले एरिया में, तभी तो प्राइस ऊपर गई है। इस बेस इस बेस कैंडल वाले एरिया में कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स तो होगा जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर गई है। और इस केस में क्या है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर सेलर साइड से हुआ होगा जिसकी वजह से प्राइस जो है नीचे आई है। मैथमेटिकली ये प्रूवन है, जब भी प्राइस इस बेस कैंडल वाले एरिया को बीट करने की कोशिश करेगी तब तक प्राइस ऊपर जाएगा और जब जब प्राइस इस बेस कैंडल वाले एरिया को टच करने के लिए आएगी तब तक प्राइस नीचे आएगा, अगर सेलर साइड से कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो। जितना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर बेस कैंडल्स के पास में होगा, कैंडल का फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब ऐसा कह सकते हैं कि इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स 50,000 थे और इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर जो हैं 25 के थे। इसकी वजह से 25 के की वजह से इस कैंडल का लेंथ इतनी है, ये इतनी अप गई है और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर काफ़ी कम थे। इस वाले मीडियम वाले पेंडिंग ऑर्डर्स में कह सकते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो 50 के था, जिसकी वजह से पेंडिंग और ये कैंडल का मूवमेंट यहाँ तक हुआ है। और हायर पेंडिंग ऑर्डर्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मतलब 1 लाख कह सकते हैं, 2 लाख कह सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं, ये कोई नंबर्स नहीं है। जिसकी वजह से ये पेंडिंग ऑर्डर्स काफ़ी जिसकी वजह से इस कैंडल का फॉर्मेशन जो है काफ़ी हाई गया है। अब इस चीज़ पेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए हमें चार्ट पे भी कभी-कभी जाना पड़ सकता है। चार्ट पे जब जाते हैं तो ये हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स कितना था और ये सारी चीज़ें जो है हमें एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे डिसाइड करती है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स कितना है। अब चार्ट पे इसे हम समझते हैं इस पेंडिंग ऑर्डर्स को, इस वेट कैंडल के पेंडिंग ऑर्डर्स पे कितने हैं। इसके लिए हमें एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब इस जगह पे जाने के लिए, इस जगह पे पेंडिंग ऑर्डर्स कितना है समझने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। अब देख रहे हैं कि ये हमारा एक मंथली का टाइम फ्रेम है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। अब 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे प्राइस देखो ऊपर से नीचे आई है। अब इस जगह पे कितना पेंडिंग ऑर्डर था ये तो हम नहीं समझ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हुए होंगे जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम्स कितने हैं 1.958 मिलियन, इतने सारे वॉल्यूम्स थे। अब इस वॉल्यूम से हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से प्राइस में अच्छे खासे डाउनफॉल आए। आप देख रहे हो प्राइस 4000 से सीधे के सीधे 3400 पे आ गया है। अब इसी चीज़ को अगर हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि ये और कितने पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब है, तो हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली पे। अब वीकली पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा प्राइस जो है उस यहाँ पे इस पेंडिंग ऑर्डर्स पे देखते हैं कि अब यहाँ कितनी सारी कैंडल्स बनी है वीकली की 1 2 3 4 4 4 कैंडल्स पे अब हम ये क्या देख रहे हैं, अगर इन सारे पेंडिंग्स ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए बायर्स आएँ तो इन्हें कितनी सारी मशक्कत करनी पड़ सकती है, कभी भी। उसके बाद अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलें, तो लोअर टाइम फ्रेम पे इसी जगह को हम देखते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए क्या है, बायर्स ने कितने समय लगाए, है ना? अगर ये सेल डाउन है मतलब सेलर्स ने इस यहाँ पे आया जब आया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स का पेंडिंग ऑर्डर था, उन्होंने पिकअप करने के लिए ऑलमोस्ट
आप देख सकते हो कि 15 से 20 दिन लगा इन्हें। जितना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होगा उस जगह पे उतनी ही ज़्यादा कंसोलिडेशन होगी, उतनी ही बेस कैंडल के फॉर्मेशन भी ज़्यादा होते हैं। हमेशा से जब भी हमें ये पहचानना है कि हमें कहाँ पे सेल करनी है, तो वहाँ के पेंडिंग ऑर्डर को हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पिक करते हैं। अगर इसी चीज़ को हमको एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके पिक करना हो, तो हमें 75 मिनट के कैंडल्स पे जाके हमें पिक करनी होगी। तभी जाके हम एक एग्ज़ैक्ट पिक पॉइंट को पकड़ पाएँगे कि कहाँ पे हमें सेल करना है। अगर ऐसा होता है, तभी आप एक जाके परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। एक परफेक्ट जगह पे सेल कर सकते हो, परफेक्ट जगह पे बाय कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम को समझने के लिए हम आने वाले एपिसोड में और डिटेल में समझेंगे। हमें इतने डीप जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल पाए। परफेक्ट एंट्री लेने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि इसका पीक कहाँ पे बन रहा है, साइज़ कहाँ पे बन रही है और लो कहाँ पे बन रहा है। जब हम टाइम फ्रेम वाली क्लास लेंगे तो उसमें हम देखेंगे इन चीज़ों को और भी डिटेल में। तो हमने कहा था जितना कम टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन होगा, हमारा एंट्री उतना ही परफेक्ट होगा। इस टाइम फ्रेम को डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड में। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार प्राइस ऊपर ही जाती है या हर बार प्राइस नीचे ही जाती है, क्योंकि ये कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि प्राइस ऊपर ही जाएगी यहाँ से, चाहे कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, है ना? तभी तो ये हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन 2 हमारा यही तो कहता है। कंडीशन 2 हमारा फुलफिल होने का कारण ही है कि सेल साइड से पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस बायर के पेंडिंग ऑर्डर को ब्रीच किया है। कंडीशन 2 हमारा फुलफिल होने का कारण ही है कि सेल साइड से पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस ने बायर के पेंडिंग ऑर्डर को ब्रीच किया है और एक बेस कैंडल के साथ में रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि अगर कंडीशन 2 फुलफिल नहीं होगी तो फिर केवल और केवल तो बाई तो होती नहीं है, सेल भी तो ज़रूरी है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कंडीशन 1 को। कंडीशन 1 ये कहता है जब बायर साइड से पेंडिंग ऑर्डर होंगे तो बेस कैंडल के साथ में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। और कंडीशन 2 ये कहता है कि सेलर साइड से जब भी कोई पेंडिंग ऑर्डर होगा तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तब होगा जब बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। जितनी बड़ी कैंडल उतनी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स। और रेड रेड के कंडीशन में भी सेम टू सेम एज इट इज होता है। जितने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, जितने ज़्यादा सेल पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, उतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इन्हीं बायर और सेलर के पेंडिंग ऑर्डर की वजह से प्राइस अप और डाउन जाती है। और एक बात, इंस्टीट्यूशन कभी भी अपना ऑर्डर आगे पीछे नहीं करते हैं हम लोगों की तरह। अरे यार हमने थोड़ा और ऊपर बाई किया रहता, सॉरी, अरे यार हमने और धीरे थोड़ा नीचे ऑर्डर लगाया होता तो मेरा बाई हो जाता, या फिर और थोड़ा ऊपर सेल करता तो इतनी प्रॉफिट हो जाते। इंस्टीट्यूशंस का हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एक ही जगह पे अपने सेल ऑर्डर या बाइंग ऑर्डर को लगा के रखते हैं और वो सालों साल चलते रहता है। जब भी प्राइस उस जगह पे जाती है, उस डिमांड जोन को हिट करती है, उस पेंडिंग ऑर्डर को हिट करती है और प्राइस वहीं से चल पड़ती है। प्राइस वहीं से चल पड़ती है। हमारे और आपकी तरह नहीं है कि अभी थोड़ा-सा बढ़ा और हमने बाय कर लिया और प्राइस ऊपर जाने का वेट कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा है, प्राइस उस पेंडिंग ऑर्डर को आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद उस जगह पे आएगी ही आएगी। अब हम इस चीज़ को चार्ट पे समझते हैं। अब मान लीजिए ये टीसीएस का शेयर है।
अब इसे हम सबसे पहले मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अब मंथली के टाइम फ्रेम पे हो सकता है इंस्टीट्यूशंस ने कुछ ऑर्डर यहाँ पे लगाए होंगे। और प्राइस देखो कितने महीने बाद इस जगह पे आई है। प्राइस कितने महीने बाद इस जगह पे आई है। ये मंथली का आप ऐसा कह सकते हैं, एक 3 महीने की कैंडल है। और 3 महीने पे देखो ये एक 3 महीने की कैंडल है, यहाँ पे एक सेल साइड का है, एक बाई साइड का है और दोनों में कितनी अच्छी फाइट हुई है, तभी तो ये प्राइस अप गया है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर्स बच गए होंगे तो जिसकी वजह से प्राइस इस पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए आई है। आप देख लो खुद ही, मंथली पे देखो। प्राइस एक बार के लिए यहाँ के पूरे पेंडिंग ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए आए क्योंकि हर बार प्राइस तो आई थी यहाँ पे, ये ऊपर से ही चली गई थी। ये भी प्राइस एक बार के लिए पिक की लेकिन ये यहाँ के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक नहीं कर पाई। वीकली पे देख लो आप। हम जितनी ज़्यादा डीप जाएँगे उतनी ही ज़्यादा हमें और भी चीज़ें क्लियर होगी। ये देखो ना, ये देखो, यही तो है ये पिकअप प्राइस। हम बताएँ ना जितनी ज़्यादा हम डीप जाएँगे, जितनी ज़्यादा हम कम टाइम फ्रेम पे जाएँगे, हमें उतना ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए इंस्टीट्यूशन ना सालों-साल टाइम देते हैं। सारे डिमांड ज़ोन को ब्रीच करते हुए प्राइस यहाँ से सीधे के सीधे ₹2800 पे आ गई है। केवल और केवल इस जगह के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए। अब देखो, वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक डिमांड ज़ोन भी था। यही तो लो बना इसका और हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। मान लीजिए टीसीएस का शेयर है। अब टीसीएस के शेयर को इंस्टीट्यूशंस को बाय करनी है। अब वो क्या करेंगे प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो ऊपर तो बाय नहीं करेंगे, हमारे और आपकी तरह। तो वो प्राइस को पहले नीचे लाएँगे। अब टीसीएस के शेयर को मान के चलो उन्हें बाय करने थे इस 2800 के ही प्राइस पे, है ना? तो उस 2800 के प्राइस पे ही बाय करनी थी तो वो क्या करेंगे कि मार्केट में एक रूमर्स डालेंगे, एक न्यूज़ फ्लो करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ पता है क्या आएगी मार्केट में? अमेरिका में रिसेशन की वजह से टीसीएस प्रेशर में रह सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन हो सकते हैं। सभी के सभी इंस्टीट्यूशन अपने सेल के सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देंगे। प्राइस टारगेट घटा देंगे, जिससे लोग पैनिक होकर बेचना स्टार्ट कर देंगे। मल्टीपल र्यूमर्स न्यूज़ के थ्रू जो है, इतने सारे र्यूमर्स फैलाएँगे कि हर तरफ से सेल का सिग्नल आने लगेगा। लोगों को ये लगेगा कि हाँ यार, ये तो सही बोल रहे हैं, टीसीएस का शेयर डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन हो रहा है। और आप जितनी ज़्यादा बेचोगे ना, वो उतनी ही ज़्यादा खरीदते हैं। आप जितनी ज़्यादा बेचिएगा, वो उतनी ही ज़्यादा खरीदते हैं। और जैसे ही आप बेचना स्टार्ट करते हैं, वो खरीदना स्टार्ट करते हैं और उन्हें उनका अपना भाव मिल जाता है। जितने पे वो खरीदना चाहते थे, यही तो वो चाहते थे कि प्राइस नीचे आए और वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्ज़ीक्यूट करें। और पता है ये सारे इंस्टीट्यूशन कौन है? ये जितने भी एएमसीज़ होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती है, एफआईआई, डीआईआई, रिलायंस अपने में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एचडीएफसी, एएमसी ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, एलआईसी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। ये जब चाहे प्राइस को डाउन ला सकते हैं, जब चाहे प्राइस को अप ला सकते हैं। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको इनके मूवमेंट को पकड़ना पड़ेगा। न्यूज़ पे आपको रिएक्ट कम से कम करना है। न्यूज़ पे आप जितना से जितना कम रिएक्ट करिए उतना आपके लिए अच्छा है। न्यूज़ से दूर रहने पड़ेगी। न्यूज़ को देखिए, मैं नहीं कहता न्यूज़ को मत देखिए। न्यूज़ को देखिए लेकिन उतना ही जितना आपको नॉलेज मिल सकता है। आप अपनी जानकारी के लिए बस रखो। बाकी ये सब तो तरीके हैं नीचे लाने के शेयर्स को, डाउन करने के। इन सब चीज़ों को बताने का इतना डीप जाने का मेरा कारण यही था कि हम जब भी आगे डिमांड और सप्लाई जब पढ़ेंगे, तो हमने अभी क्या देखा कि पेंडिंग ऑर्डर की वजह से
प्राइस जो है अप जाती है और डाउन जाती है। जितनी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर रहेगी प्राइस उतनी अप होगी, जितने कम पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे प्राइस उतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें चार्ट पे आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सकता है ये थोड़ी बोरिंग हो क्योंकि ये कैंडल्स को समझना काफ़ी टिपिकल है, लेकिन आगे का चैप्टर जो है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।